गाजा और फ़लस्तीन पर गिरते हुए बम और उन मासूम बच्चों की चीखें। लेकिन इसके बावजूद भी अरब मुल्कों के रहबर आपको अक्सर दुश्मनों के साइड में खड़े हुए नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 100 साल पीछे की तरफ लौटना पड़ेगा। लंदन 1916 और इस दरवाजे के पीछे एक गुप्त मीटिंग चल रही थी। बार बार वही गलती नहीं कर सकते। इस बार हमें इतिहास से सीखना होगा। साल 1915 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर अपने टूटने की कगार पर था। उनके अपने लोगों ने उनसे बगावत कर दी। गया है, हम और किसी के हुक्म के नीचे नहीं रहेंगे। अपनी जमीन, अपनी पहचान अब हम खुद तय करेंगे। और इसका पूरा फायदा उठाकर ब्रिटिश एम्पायर ने फूट डालने की पूरी कोशिश की। बीज बोए उनके दिलों के अंदर नफरत के, उभारा उन्हें तुम तुर्कों के गुलाम क्यों हो, तुम्हें खुद हाकिम होना चाहिए। तुम खड़े हो जाओ, हम मदद करेंगे। तुम बगावत करो, तुम इन तुर्कों के खिलाफ हमारी मदद करो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। तुम अपने पांव पर खुद खड़े हो जाना। इधर अरब के सुल्तान से सन हेनरी मैकमोहन उनसे वादा कर रहा था, अगर आप तुर्कों के खिलाफ ला दें और हमरा सथ दे तो जुंग के बार पूरा अरब आपका होगा। लेकिन इसी बीच 1500 किलोमीटर दूर एक गुप्त एग्रीमेंट हो रहा था, जहां पे फ्रांस और ब्रिटेन के लोग मौजूद थे। एक लाइन जो सिर्फ कागज पर नहीं, तकदीर पर खींची जा रही थी। इस मीटिंग में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कुछ सामने आई, कुछ सामने नहीं आई। तुम एक बात भूल रहे हो, वो सिर्फ तलवार से नहीं जीते, उनकी ताकत, उनका ईमान था। तो हमें उनकी तलवार नहीं, उनके ईमान को तोड़ना होगा ल्या अंदर से। जब सामने से जीत ना पाओ तो कहानी के अंदर घुस जाओ और उसे अंदर से बहाल दो। साल 1916 में ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर एक गुप्त समझौता किया। इस समझौते का नाम था स्काई स्पीकआउट। इसमें ये लोग अरब मुल्क के जितनी जमीन थी उसको आपस में बांट रहे थे। उस रात लिए गए फैसलों का असर आज तक दुनिया महसूस करती है। फ्रांस के हिस्से में आया था सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, और ब्रिटेन के अंडर में आया था सबसे बड़ा राज्य फ़लस्तीन। लेकिन इस गुप्त मीटिंग में और ऐसी बहुत सारी बातें हुई थी। इस मीटिंग का सिर्फ एक ही मकसद है, आने वाले वक्त में कोई भी सलाउद्दीन जैसा लीडर इस कौम पैदा ना हो। अब दोबारा कोई सलाउद्दीन या उस्मान दा इस कौम में पैदा नहीं हो। और इसका असर आज तक हमारी ज़िंदगी में दिखता है। तो आइए आज इनकी गुप्त मीटिंग से कैसे इन्होंने इस्लाम को टुकड़े टुकड़े कर दिया, लोगों को आपस में बांट दिया, और आज भी लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने पर बाज नहीं आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह है माइस्ट्रो टॉक राजा। अरब के सुल्तान शरीफ हुसैन ने ब्रिटिश की इस चाल को समझ नहीं पाए और उन्होंने उसके ऊपर विश्वास कर लिया और ऑटोमन एम्पायर का इन्होंने जमकर विरोध किया। बहुत हो चुका, हम अब किसी खिलाफत के नीचे नहीं रहेंगे, हमें अपनी पहचान चाहिए। लेकिन इन्हें जिस जमीन का वादा किया जा रहा था वो जमीन तो पहले ही खामोशी से बांध दी गई थी। शरीफ हुसैन को जब इन्होंने कंफ्यूजन की हालत में देखा, क्या मैंने सही फैसला लिया? क्या ये बगावत जरूरी थी या एक गलती? तो इन्होंने उनके सामने एक और प्रस्ताव रखा कि हमारा सबसे काबिल वफादार आदमी, जिसका नाम है टी.ई. लॉरेंस, हमारा सबसे खास आदमी तुम्हारे बीच रहेगा और तुम्हें जुंग लड़ना सिखाएगा। लॉरेंस, तो ये लॉरेंस आपकी अरबी सभ्यता में आपके साथ घुल मिल कर रह जाएगा। कर्नल लॉरेंस जैसा शख्स बरतानवी इस्तेमार और उसके नतीजे में अरबों ने बगावत की। लेकिन यहीं पर शरीफ हुसैन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। वाह लॉरेंस, तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम अरब नहीं
एक ब्रिटिश हो। और लॉरेंस ब्रिटिश का एक ऐसा सिपाही था जिसने इनके बीच रहकर इनकी सारी कमियों को जाना, सारी अच्छी बातों को जाना, सारी ताकतों को जाना और सबको इन्होंने एक लिस्ट कर कर उस मेज पर रख दिया। मैंने उनके बीच रहकर उनकी जिंदगी, उनकी ताकत और उनकी कमजोरियां समझी हैं। वो सिर्फ जंग नहीं लड़ते। वहाँ पे इन्हें ये मालूम चल गया था कि अरबों की कमजोरी क्या है, उनकी ताकत क्या है, उनके साथ कैसे पेश आना है, अगर उन्हें तोड़ना है तो उन्हें कैसे तोड़ना है, क्योंकि ये लोग पहले ही हर कबीले के हिसाब से डिवाइड हो चुके थे। इनके अंदर में शिया सुन्नी और भी जो मसला थे उसको कैसे करके हम उठा सकते हैं और उनको सामने रखेंगे। इस तरह से लॉरेंस ने अपने ब्रिटिश जनरल के हाथ में सौंप दी। उनका ईमान है और हम उसी ताकत को उनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। लॉरेंस उनके बीच में रहकर इतनी बारीकी से उन्होंने उसका अध्ययन किया था कि उनके साथ अगर आपको रहना है, सर पर हमेशा वो जुब्बा होना चाहिए और इनसे आप जब भी बात करें तो अच्छे से बात करें और आपका कपड़ा इनके कपड़ों से अच्छा होना चाहिए, तभी उनके बीच में आपको मान सम्मान मिलेगा। और आप इन्हें डायरेक्ट किसी बात का उपदेश ना दें, आप इन्हें सलाह दें। ये सलाह लेना पसंद करते हैं लेकिन किसी का ऑर्डर मानना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और फिर आप कभी भी उन्हें थप्पड़ ना मारें, ऐसा करने से आप उनका विश्वास खो देंगे। जब भी कभी अरबों से बात करने के लिए बैठे हैं तो आपका तवज्जो उनके तरफ ही होना चाहिए, ना कि किसी और बात की तरफ। और इस्लाम जो है वो अरबों की ज़िंदगी का एक बहुत ही मजबूत हिस्सा है, इसीलिए आप कभी भी अपनी धार्मिक परंपरा का उनके साथ जिक्र ना करें, आलोचना ना करें। बेहतर होगा कि आप चुप रहें और अपनी धार्मिक मान्यताओं को आप अपने तक ही रखिए, उनके साथ इसका कभी भी आलोचना मत करिए। जो बातें मैंने आज तुम्हें बताया, इन्हें सिर्फ सुनो मत, याद रखना। इन्हीं बातों से हम खामोशी से हुकूमत कर। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी सारी चीज़ों को इन्होंने एक पेपर में लिखित रूप से रखा और इसी भेद को जानकर आगे आने वाले वक्त में वो एक ऐसी साजिश का आगाज करने वाले थे जिसकी कीमत आज आप और हम हर मुसलमान चुका रहा है। लॉरेंस की मालूमत से अब हम वो खेल शुरू करेंगे जिसे समझने में उन्हें सादियां लग जाएंगी। इतिहास में आज भी लॉरेंस को लॉरेंस ऑफ अरेबिया बोलकर जाना जाता है। लॉरेंस ने अपनी किताब 7 पिलर्स ऑफ विजडम में लिखा कि मुझे इस बात का दुख है कि हमारे लोगों ने अरबों के साथ में धोखा किया। मैंने उन्हें सपना दिखाया या धोखा दिया? लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और ही थी। ये किताब उसने खुद लिखा था, लेकिन इसकी असली सच्चाई ये थी कि वो ब्रिटिश का एक बहुत ही खुफिया सिपाही था। सच्चाई हमेशा चेहरे पर नहीं होती, कुछ चेहरे सिर्फ धोखा देने के लिए होते हैं। और अंत वक्त में इसे इस बात का अफसोस तो जरूर हो गया था, इसीलिए इसकी मौत भी बहुत गुप्त तरीके से हुई, जिसका आज तक किसी को कोई पता नहीं चल पाया है। लेकिन इसने अपने कर्म से इस्लाम को इतना नुकसान पहुंचाया जिसकी कीमत आज पूरा इस्लाम जगत, पूरा अरब जगत आज भी चुका रहा है। ब्रिटिशों ने एक ऐसी साजिश रची, उन्हें समझ में आ गया था कि आने वाले वक्त में कोई ना कोई फिर इनके बीच से खड़ा हो जाएगा। अभी इन्हें दाबा लो, कोई ना कोई सलाहुद्दीन फिर से उठ खड़ा होता है। इस बार हमें कुछ बदा करना होगा। तो हमें इन्हें ऐसे तोड़ना होगा ताकि ये दोबारा कभी खड़ा ना हो पाए और हमारे ऊपर ही मोहताज रह जाए। सीधी जंग अब मुमकिन नहीं, तो फिर खेल बदलना होगा। डिवाइड, इन्फ्लुएंस, कंट्रोल। इसीलिए उन्होंने अपने बीच से अपने लोगों को ही इस्लाम की तालीम देना शुरू कर दिया। मेरा नाम मुफ्ती सलमान खुर्शीद है। माय गॉड, जॉनसन। माय गॉड, जॉनसन। तुम्हें देखकर लगता है। और उन्हें अपने तरीके से कैसे इनके अंदर में कभी ये एक ना हो पाए, उन्हें इस तरह सालिम बनाकर छोड़ा। उन्हें रहनुमा मिलेंगे, लेकिन सोच हम तय करेंगे, उनके फैसलों में भी और उनकी गलतियों में भी। तो इस तरह से शिया और सुन्नी का फिरका हमेशा से डिवाइड रहा और आज भी इनके आलिम हमारे बीच मौजूद है, बस पहचानना आपको है। यहूदी साजिश ऐसा फाड़ा है इस उम्मत को कि आज तक वो खून रिस रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको तोड़ने की हमेशा कोशिश करते हैं और ये सारे लोग उसी मीटिंग का आज भी हिस्सा है। आज भी वही यहूदी साजिश शिया सुन्नी को लड़ाकर अपने मजमूम मकासद हासिल कर रहा है। उनका ईमान हम खुद नहीं तोड़ेंगे,
हमरे ही लोग उनके बीच उन्हीं के अपने बनकर रहेंगे और धीरे धीरे उन्हें कभी एक होने नहीं देंगे। और हमारे जवानों को भी खुदा खैर करे। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में पड़ के उस बदतमीज, उस काफिर की तरफदारी कर रहे, उसके कसीदे गा रहे, उससे हमदर्दी जता रहे हैं, अल्लाह अकबर, उसके नामों के माले जप रहे। जवानों होश में आओ। और इन्हें पता भी नहीं है कि ये कौन सी मीटिंग का हिस्सा है। ये वो मीटिंग का हिस्सा है जो मीटिंग आज से 100 साल पहले मीटिंग की गई थी और उसी की वजह से, उन्हीं की फंडिंग की वजह से आज ये लोग मौजूद हैं। अरबों के बगावत करने के बाद 1 अक्टूबर 1918 को अरब लोग लॉरेंस के साथ मिलकर दमिश्क जीत जाते हैं और ओटोमन एम्पायर को वहाँ से जाना पड़ता है। सारे शहर में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। आजादी! इस जीत की जश्न में लॉरेंस भी शामिल था, लेकिन उसे तुरंत से खबर दी जाती है। ब्रिटिश जनरल एलन बॉय उन्हें अर्जेंटली बुलाते हैं। जैसे ही लॉरेंस उनके दफ्तर में पहुंचता है, आपने मुझे अर्जेंटली बुलाया? लॉरेंस, दमास्कस फ्रांस के हिस्से में आता है। लॉरेंस, अरबों को यहाँ से जाना होगा। ये खबर सुनने के बाद लॉरेंस उनसे बोलता है, मैंने उन्हें वादा किया था, दमास्कस जीतने पर वो आजाद होंगे। वो शरीफ हुसैन के पास जाता है और उन्हें सारी कहानी बताता है। तो शरीफ हुसैन डर जाते हैं। अगर मेरे लोगों को पता चल गया तो वो मुझे मार देंगे, इसीलिए तो हमने अपने कैंप्स वहां बनाए हैं, तुम्हारी हिफाजत के लगे। तो बोलते हैं, क्या हम आज भी आज़ाद नहीं हुए? क्या हमने अपने लोगों के साथ में बगावत करके गलती कर दी? लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। जो होना था हो चुका था, ओटोमन हार चुका था। ब्रिटिश और फ्रांस का राज हो चुका था और ब्रिटिश ने पूरे अरब ममालिक में अपने छोटे छोटे कैंप बनाए, इसलिए कि वो यहाँ के ऐसे राजाओं की हिफाजत कर सके जो राजा उनके इशारों में चलते हैं और फिर दोबारा कोई बगावत के लिए खड़ा न हो सके। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यही कैंप से ब्रिटिश कमज़ोर होकर रिटर्न हो चुका था, लेकिन उन कैंपों पर अमेरिका ने अपना दावा कर दिया और उस कैंप में अमेरिका के लोग रहने लगे। तो इस तरह से ये कैंप का जो सिस्टम है अरबिक मुल्क में, ये आज भी है और ये लोग अरबों को प्रोटेक्ट कम कर रहे हैं। ये उनको वहां से उठने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए काफी मशहूर है। ऐसे बांधो जो कभी एक साथ रह ही ना सकें। बगदाद, बसरा, मोसुल मुसलमानों के 3 संप्रदाय के लोग जो एक साथ कभी नहीं रहना चाहते थे, उन्हें एक साथ रहने के लिए मजबूर किया गया और एक ही मुल्क बनाकर इन्हें वहां दे दिया गया, जिससे वो हमेशा आपस में भिड़ते रहें, लड़ते रहें और ये कभी भी उठना पाए। आज भी ब्रिटिश की चाल कामयाब है। ब्रिटिश ने फूट डाले और राजशोर की नीति पर बहुत जोर शोर काम किया और उनका ये प्रोपेगेंडा आज भी कामयाब है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, जिसकी गहराई इतने पाताल लोग तक है कि जहाँ तक जाने के लिए हमें और भी कोशिश करनी होगी। लेकिन फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। सिया सुन्नी को तो अलग मुल्क मिल गया, लेकिन कुर्द लोगों को कोई भी अलग मुल्क नहीं दिया गया। इन्हें इराक, ईरान, सीरिया, लीबिया के बीच में ऐसे बांट दिया गया जिसकी वजह से ये लोग आज भी आपस में लड़ रहे हैं। हमें कोई अपना मुल्क नहीं मिला, हमें दुश्मनों के बीच बांध दिया गया। और जितने भी अरब ममालिक के आपको किंग देखे जा रहे हैं, ये सारे के सारे ब्रिटिश और फ्रांस के उस वक्त के, आज के वक्त में ये अमेरिका के एजेंट है। हुकूमत चलानी है तो हमारे तरीके से चलानी होगी, वरना तुम जानते हो अंजाम क्या होता है। आज के वक्त में जितने भी अरब के लोग हैं इसी वजह से आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी हुकूमत नहीं है। वहाँ पे हुकूमत किसी और की है, चेहरा सिर्फ इनका है। क्योंकि लॉरेंस ने इन्हें बताया था कि अरब लोग कभी भी दूसरे की हुकूमत कबूल नहीं करेंगे, इसलिए आपको राजा उन्हें में से ही बनाना पड़ेगा। बस आपको पीछे से रह के राज करना है। से जीत ना पाओ तो कहानी के अंदर घुस जाओ और उसे अंदर से बहाल दो। यहूदी साजिश ऐसा फाड़ा है इस उम्मत को कि आज तक वो खून रिस रहा है और आज भी वही यहूदी साजिश शिया सुन्नी को लड़ाकर अपने मजमूम मकसासिद हासिल कर रहा है। हम यहाँ कामयाब हैं, लेकिन उनका क्या? वो औरतें जो सलाहुद्दीन जैसे जुंगजू पैदा कर रही हैं, उनका क्या? उनके लिए भी प्लान है, लेकिन उसकी शुरुआत हमें अपने अंदर से करनी होगी। औरतों की आजादी। और फिर एक नया दौर शुरू हुआ, आजादी का। सोच
नौजवान हैं उन्हें हम खुद उनकी पहचान से दूर कर देंगे दुनियादारी की चमक में। अगर कोई हमारे खिलाफ गया तो उसे उन्हीं के लोगों से खत्म करवा दिया जाएगा। क्यों उन्हें शहीद कर दिया गया? किसने किया कराया? कहां से तालीम हासिल करके आया था वो जिसने शहीद किया शाह फैसल शहीद को? और अगर कोई अरब को एक करने की कोशिश करेगा तो उन्हें भी खत्म कर दिया जाएगा जिस तरह से बागियों को खत्म किया गया। हुमई एक संगठन बनाना होगा जो हुमई हमेशा एक साथ जोड़े रखे। अब हमारी आने वाली नस्लें आराम से रहेंगी और ये आपस में लड़कर खू ही मरेंगे। वक्त बदल गया पर खेल नहीं हाथ, लकीरें वही हैं और कहानी अब भी चल रही है। लेकिन हम सबका सरबराह कौन है यह शायद दुनिया कभी न जान पाए। लेकिन मिडिल ईस्ट में बरतानिया ने जो साजिश रची थी इसका खुलासा रसिया ने अपने अखबार में साल 1917 में कर दिया था। Sykes-Picot Agreement. They divided our lands. This is a betrayal. Scratch the surface and the past bleeds through. चल रहा क्योंकि रूस में भी बोल्शेविक क्रांति चल रही थी। वहाँ भी जो नई सरकार आई थी उन्हें साइक्स-पिकोट के एग्रीमेंट के बारे में पता था और उन्होंने पूरा कॉपी टू कॉपी इस एग्रीमेंट में जो बात हुई थी जो साइन हुआ था सारे दस्तावेज उन्होंने अखबार में छाप दिया। ये छपने के बाद में उस वक्त की अरब दुनिया में पूरा तहलका मच गया, सब तरफ अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन इसके बाद जब वहाँ के सुल्तान ने ये बात लॉरेंस से पूछा तो लॉरेंस ने उसने इस बात की गुमराही में डाल दिया कि ये बात हमारी मीटिंग के पहले हुई थी, अब हमारा मीटिंग हुआ है, अब हमारे अंदर मुआहदा है, एक एग्रीमेंट है, इसलिए जो पहले एग्रीमेंट हुआ था उसका कोई मोल नहीं है। लेकिन यहाँ भी अगर अरब लोग समझ जाते तो भी एक बहुत बड़ी साजिश से उपज जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से दोबारा वो लॉरेंस की बातों में आ गए और बरतानिया हुकूमत ने उन्हें अपने अंदर काबू में कर लिया। मुसलमान जब तक एक दूसरे के खून का प्यासा है तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी इस काम में। कुद्स पर हम हुकूमत करेंगे। ईसाइयों को मुत्तहिद होकर कुद्स के लिए जंग लड़ना पड़ेगी और इसके लिए मुसलमानों को मुश्तइल करके हम उकसाएंगे लड़ने पर। ये मुसलमान को क्या हो गया है? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर क्यों ठहरा रहा है? मुसलमान मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। और जो सारी हुकूमतें हैं ये कोई एक दिन में जंग या एक दिन में से प्लान नहीं करती है, इनका सदियों सदियों का प्लान रहता है। जिस तरह से भी इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर युद्ध किया है, ईरान के युद्ध करने के पहले उन्होंने ठीक यही फार्मूला लागू किया। उन्होंने अपने बच्चों को ईरान की भाषा पर्शियन सिखाया, वहाँ का कल्चर सिखाया और ये वही लोग थे जो ईरान में वहाँ का तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे थे। इसका एक प्रूफ भी आपके पास में है, मैं एक वीडियो दे रहा हूँ, उसको देखिए। इसमें वहाँ के बच्चे आपको पर्शियन भाषा में पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्हें बोला जा रहा है कि तुम्हें पर्शिया के लिए आर्मगेडन के लिए तैयार रहना है, एक धर्म युद्ध के लिए तैयार रहना है। तो ये बहुत ही गहरी प्लानिंग के साथ में सारी चीजें करते हैं। These teenagers may be Israel's future operatives in an espionage battle against Iran. They learn about Iranian history and culture and sing in the Persian language. I'm Reuters Rinat Harash at Ben Gurion High School in the Israeli city of Petah Tikva. These high schoolers behind me may be Israel's future operatives in an escalating shadow war with Iran. They are enrolled in a unique university-level program titled Iran, Security and Intelligence. They're currently studying for their final exams, focusing on Farsi grammar, translations, and contemporary Iranian affairs. When drafted for their mandatory military service at age 18, they will
will be natural candidates for key positions in Israel's intelligence services. Because of their candidacy, the program managers requested we do not publish their full identities. इस तरह से 100 साल से ऊपर हो गया, आज भी वही लकीर है, आज भी वही खून है। इराक में शिया सुन्नी का युद्ध, सीरिया में गृह युद्ध का जैसा माहौल है, लेबनान में अशांति है, कुर्द लोग अपने लिए परेशान हैं, सब तरफ इसी तरह से खूना खून का जरिया बह रहा है। कुर्द लोग अब भी बेघर हैं और फलस्तीन के लोग आज भी जख्मी हैं। और ये सारी चीज़ें 1916 में जो स्काई स्पीक आउट की मीटिंग हुई थी, ये उसी की देन है। लेकिन इसके बाद भी मुसलमान इस जाल से निकल नहीं पा रहा है। अब जैसे ही किसी के सपोर्ट में खड़े होंगे, कोई आपको बोल देगा वो शिया है, कोई आपको बोल देगा वो सुन्नी है, कोई बोल देगा वो मुसलमान ही नहीं है, कोई बोल देगा यजीद अच्छा है, अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह से आपको समझने के लिए बहुत ही आसान है। जिस तरह से आप देखिएगा, जुम्मे की नमाज हो या ईद की नमाज या अभी बीता जुम्मा जो पे गया है, इसमें आप नोटिस करेंगे कि जिन बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ पे ईरान के लिए चलिए दुआ ना हो, मैं समझता हूँ कि चलो वो शिया है, उनके लिए दुआ नहीं कर पाएंगे, कम से कम फलस्तीन के लोगों के लिए दुआ हो जाए, ये भी नहीं हो रही है। ना गाजा फलस्तीन, ना सूडान, ना ईरान, इन तरह के परेशान हमारे भाइयों के लिए दुआ नहीं कराई जा रही है। तो अब सोचिए कि हमारा जो आलिम है, हम जिस मस्जिद में जा रहे हैं, उसके तारे कहाँ से जुड़ी है, इसको समझना पड़ेगा। दूर कहीं से एक रिश्ता जुड़ रहा था जो नजर नहीं आता पर सब कुछ बदल देता है। ये बहुत ही कड़ी बातें हैं, लेकिन हमें अपने अंदर से फितनों को निकालना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर फितने बाजों को, मुनाफिकों को नाम ले लेकर बाहर निकाल दिया, हमें भी अपने अंदर से गंदगी को निकालने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि बेशक बहुत सारे आलिमों का बोलना है कि ईरान ने बहुत सारे सुन्नियों को मारा, सद्दाम हुसैन ने भी शियाओं को मारा। हम अगर पुरानी बातों को लेकर जीते रहेंगे तो आने वाले वक्त में हम ऐसे ही परेशान रहेंगे। जिस तरह से यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम, उनके जो जीसस है, उसके हिसाब से उन्होंने इसका कत्ल किया था। हमारे हिसाब से ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान में उठा लिया गया, लेकिन उनके हिसाब से जीसस का कत्ल करने वाले यहूदी लोग थे। लेकिन आज देखिए, मुसलमानों से जंग करने के लिए क्रिश्चियंस और यहूदी एक होकर हैं, जबकि उन्होंने उसके नबी और उनके हिसाब से उनके खुदा के बेटे को उन्होंने कत्ल किया था। फिर भी वो लोग अपने दुश्मन से लड़ने के लिए एक हैं। लेकिन हमारा मजहब एक, हमारा किताब एक, हमारा आखिरी नबी पे ईमान एक, हमारा सब कुछ एक। बस कुछ मसलों में अगर हमारी बात नहीं बनती है तो कोई बात नहीं। हर घर में 4 भाई होते हैं, तो 4 भाई में चारों भाई का दिल दिमाग एक साथ मिलना जरूरी नहीं है कि वो हो। बस हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं, वो हमारी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। और यही काम किया था खामनेई साहब ने। उन्होंने बहुत ही सफाई के साथ में जो लोग सहाबाओं को और इन दीगर मुसलमान बातों को लेकर जो फिरका परस्ती करते थे, उन्होंने उसके ऊपर फतवा लगा दिया था। वहाँ पे आप फतवे देख लें। खामनेई साहब का फतवा, जब वो यासर अल हबीब गाली राफजी ने अरब के चैनल्स के ऊपर बैठ के सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर सब शतम किया और नाउज़ बिल्लाह आयशा फिन्नार, ये सारे वो नारे लिख के और पता नहीं क्या कुछ किया, तो उन्होंने कहा कि ये बंदा शियत से खारिज है, इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। जो नबी इस्लाम की बीवियों की या किसी साथी की तौहीन करे या अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की, जिसकी अहले सुन्नत इज्जत करते हैं, किसी की भी तौहीन करने वाला शिया नहीं है। जे जाए कि वो को भी हमें समझना पड़ेगा और हमें कैसे भी करके थोड़ा टाल मटोल कर कर हमें एक दूसरे के अंदर में मोहब्बत भरनी होगी, हमें एक होना होगा, वरना हमें और दुनिया की कोई ताकत एक नहीं कर पाएगी। जब खामनेई किबला ने ये तय कर दिया, जो हमारा गिला था अहले सुन्नत का कि असहाबे रसूल पर ये तबर्रा बोलते हैं, उन्होंने इसको सख्त हराम करार दे दिया। फिर भी अगर कोई सुन्नी स्टेट पर इस तरह की हर्जा सराई करे तो उससे बड़ा कायनात में झूठा कोई नहीं। किसने हक दिया है कि इस एक सच्चाई को, जिसने क़याम अमन के लिए एक कुलीदी किरदार अदा किया है, आज हम मिल बैठे हैं उसी 1.5 सतर के फतवे की रोशनी में मिल बैठे हैं। इससे पहले हमारी सूरत हाल क्या थी? क्योंकि हमारे अंदर में ही ऐसी ताकतें मौजूद है जो हमें कभी नहीं एक होने देगी। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको आगे एग्जाम्पल में दे चुका हूँ। और जो मुसलमान होकर भी जालिम है, जो लोग दीन में तफक्का फैलाते हैं या कुफ्र के साथ साजबाज करके हमारी पीठ में खंजर घूमते हैं, हकीकत में यही लोग तो असल जालिम हैं। नबी पाक ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं, लेकिन फिर भी इंसान एक दूसरे का खून बहा रहा है। ये मुसलमान को क्या हो गया है? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर क्यों ठहरा रहा है?
आप ये पूरा वीडियो को फिर से देखिएगा, शांत सुकून दिमाग से देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, सारा फैक्ट चेक करिएगा, आपको ये सारी बातें सच मालूम चल जाएगी। हमारे पास इतना सच होने के बावजूद भी अगर हम नहीं देख पा रहे हैं तो फिर क्या कहना। तो दोस्तों और मेरे भाइयों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम खुद भी सच जानें और लोगों तक सच पहुंचाएं। अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हमारी बातें बेसी लोगों तक पहुंचती है। बस हमारा मकसद यही है कि हमारा मैसेज सारे लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों, आने वाले वक्त में हम इसी तरह से मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सोचिएगा ज़रूर, अगर अगल बगल में आपके कोई भी भाई है, हर मोमिन भाई है, ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद वो किस मसलक से, हाथ वो नीचे बांधे, ऊपर बांधे, छाती में बांधे, नहीं बांधे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा कलमा एक, हमारा खुदा एक, हमारा नबी एक और हमारी किताब एक। जय हिंद। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत का ये खेल कोई नया खेल नहीं था। ये खेल की जड़ें भारत तक जाती थी।